नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाई बढ़िया सर में। आपको मेरी ओर से नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। इस नववर्ष के शुभ अवसर पर हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने जस्ट 2 सेकंड पहले अपने YouTube चैनल का नाम बताया, साइकोलॉजी बाई बढ़िया सर। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम एक आज यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपकी सफलता तक अनवरत जारी रहेगी। साइकोलॉजी बाई बढ़िया सर YouTube चैनल में आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट तीनों एग्जाम्स में जो साइकोलॉजी आती है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। YouTube चैनल साइकोलॉजी का क्यों स्टार्ट किया, इसके पीछे 2 बात। पिछले 2 साल से जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं, कोविड के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स यूं कहें कोचिंग्स वगैरह बंद हो गई, स्कूल्स वगैरह बंद हो गए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कोचिंग में तो आ ही नहीं पाए। 10 साल से कोचिंग्स के दौरान जब मैंने पढ़ाया तो पुराने जो स्टूडेंट्स थे, कुछ का सिलेक्शन सेकंड ग्रेड में हुआ, कुछ का पिछले रीट्स वगैरह में हुआ, तो उन लोगों का भी कहना था कि सर बहुत सारे टीचर्स साइकोलॉजी के जो हैं वो यूट्यूब पे आ गए, आप कब आ रहे हो, आप कब आ रहे हो। तो उनके कहने पे मान लो, या मेरी खुद की इच्छा थी कि भाई मैं भी एक बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आऊँ और जो दूर दराज में बच्चे रहते हैं, कोचिंग में नहीं आ पाते हैं, उन तक जितना मेरे को नॉलेज है वो पहुंचा पाऊं। अपन करेंगे क्या इसके अंदर, साथ साथ इस यात्रा को शुरू करेंगे जैसा कि मैंने पहले बोला, और आपकी सफलता में मेरे से जितना हो सकेगा उतना अपन करेंगे। मैं ऐसा तो और टीचरों की बात ही करूंगा नहीं कि रोने लग जाऊं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, यही हो जाएगा। जितना मेरे से बन पाएगा अपन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर साथ साथ काम करेंगे। नोट्स के संदर्भ में चर्चा करेंगे, विगत शिक्षक भर्तियों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, पीडीएफ वगैरह है वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, क्या हमारी रणनीति हो, ये सब अपन चर्चा करेंगे। आज जो अपन पहला जो चर्चा करने जा रहे हैं अपने इस YouTube चैनल पे, वो पहली हम चर्चा करेंगे आज फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल व्याख्याता के अंदर साइकोलॉजी का जो पार्ट है उसका क्या रोल है, कितने नंबर की आती है, कितनी यूनिट हैं, किसको अपने को यूनिट को किस ढंग से देखना है, उसके ऊपर पहले के आज के इस वीडियो पे अपन चर्चा करेंगे। अगला जो वीडियो होगा कि चूंकि जैसे कि 5-4 रोज पहले सीएम ने घोषणा कर दी कि भी 13 व 14 मई को रीट की नई वैकेंसी और हो रही है 20,000 पदों पे, और मुझे जहाँ तक लगता है सामान्य परिस्थितियाँ यदि रहती हैं तो पहली तीनों एग्जाम में रीट की एग्जाम ही होगी, ये मेरा मानना है ना। और बाद में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी है वो भी हो सकती है। तो अगला जो वीडियो अपना होगा वो रीट के सिलेबस पे चर्चा होगी, उससे अगला जो वीडियो होगा वो सेकंड ग्रेड के सिलेबस पे चर्चा होगी, और उसके बाद में अपन लोग यूनिट वाइज अध्ययन करेंगे इस आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाई बढ़िया सर पे। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला जो वीडियो है वो फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी का क्या महत्व है, कितने नंबर का आता है। पहली बात, फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम है उसके अंदर साइकोलॉजी जो है वो आएगी सब्जेक्ट के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसे जितने भी सब्जेक्ट हैं, है ना। बीकॉम के स्टूडेंट जिन्होंने एमकॉम कर लिया, वाणिज्य मीन्स, है ना, उनके भी है। तो पहला आपको जैसे ही मैंने ये सब्जेक्ट गिनाए, क्यों गिनाए कि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अपन सिलेबस पे चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्तियाँ हुई उनमें, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स के हो गए, कॉमर्स के हो गए, साइंस के हो गए, ठीक है, तो
पुराने जो पेपर हैं वो यदि आप सोल्व करते हैं तो मेरा ये मानना है, मेरा 10 साल का जो अनुभव है वो ये बात बोलता है कि आपको सफलता में बहुत योगदान मिलेगा। पुराने पेपर को देख के आप एक अपनी रणनीति बना सकते हो कि पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, अमूमन कहाँ गलतियाँ होती हैं, कौन सी गलती अपने को नहीं करनी है। सिलेबस क्यों देखना ज़रूरी है, क्यों चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस भी हमें एक रणनीति प्रदान करता है। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि जैसे कोई क्रिकेट का गेम होता है, 2 टीम होती हैं, कोई भी टीम हो सकती है ना। तो क्या करती है, प्रत्येक टीम का कोई कोच होता है और प्रत्येक खिलाड़ी का भी व्यक्तिगत इंडिविजुअल कोई न कोई कोच होता है। अब वो क्या करते हैं, एक मान लेते हैं कि विराट कोहली का कोच है ना। विराट कोहली का कोच क्या करेगा, वो कहाँ गलतियां कर रहा है उसके ऊपर भी वो पेपर वर्क करेगा, कहाँ उसका स्ट्रॉन्ग जोन है उसके ऊपर भी वर्क करेगा। अब वो जिन गेंदबाजों के सामने खेलने जा रहा है ना, उनमें से किस गेंदबाज का सामना करेगा तो उस गेंदबाज की कमजोरी कौन सी है और मजबूत कड़ी कौन सी है उसके ऊपर भी काम करेगा। तो दैट सेम वो क्रिकेट का नियम अपनी तैयारी पर भी लागू होता है। इस सिलेबस को देखकर अपन अपनी रणनीति बना सकते हैं कि किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। रीट में कुछ टॉपिक हैं उनको अलग महत्व दिया जाता है, सेकंड ग्रेड में कुछ टॉपिक को अलग महत्व दिया जाता है, फर्स्ट ग्रेड में अलग महत्व दिया जाता है ना। तो उसी संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे। जैसे कि अपन बात करें फर्स्ट ग्रेड के अंदर साइकोलॉजी जो है मैंने अभी अभी बताया सब्जेक्ट के साथ आएगी है ना, और कितने नंबर की होगी, नंबर यदि बात करें तो 60 नंबर की होगी और क्वेश्चन की बात करें तो 30 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ आएंगे। चाहे फर्स्ट ग्रेड हिंदी से दे रहे हों, चाहे हिस्ट्री से दे रहे हों, ज्योग्राफी से दे रहे हों, पॉलिटिकल से दे रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हों, उसमें से क्या होगा 60 नंबर का योगदान अपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट का रहेगा और 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बात करें अपन सिलेबस की शुरुआत, 6 यूनिट हैं, कोई गारंटी नहीं है कि प्रत्येक यूनिट से क्या हो 5 क्वेश्चन आए, यानी 6 पंजे 30 है ना, कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। पहली यूनिट की अपन बात करें, शुरुआत करते हैं। पहली यूनिट की बात करें, मेरा ये मानना है 10 वर्ष का जो अनुभव है ये इजी यूनिट है। पहली जो यूनिट है, इजी का मतलब ये नहीं है कि अपन इसको पढ़ के ही नहीं जाएं, नहीं, इसमें आप ठीक कर पाएंगे, इसमें आप ठीक कर पाएंगे, इसमें ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। पहली यूनिट में देखो अब हम चर्चा करते हैं। पहला जो ये बिंदु दे रखा है अधिगम करता, पहले अपने को देखना है कि देखो यूनिट का नाम क्या है, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व। यानी इस यूनिट में इंपॉर्टेंस की बात चल रही है। किसके लिए इंपॉर्टेंस की, कि इस मनोविज्ञान जो है ना वो एक बालक के लिए क्या महत्व रखता है। अधिगम का मतलब सीखने वाला, यानी छात्र, यानी विद्यार्थी, यानी स्टूडेंट। ठीक है, तो अधिगम करता मनोविज्ञान से क्या फायदे कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रख सकता है, एडजस्टमेंट कर सकता है, अपने आप को मोटिवेट कर सकता है ना, सब बातें वो कर सकता है ना। नैतिक विकास है, सामाजिक विकास है, आगे करेंगे अपन बातें। ठीक है, तो अधिगमकर्ता के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है ना। नेक्स्ट, शिक्षक के लिए जो है अधिगमकर्ता हो गया, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान क्या महत्व रखती है। तो शिक्षक है ना अपनी रणनीति तैयार कर सकता है, शिक्षण विधि का चयन कर सकता है, बालकों की कक्षा का मनोवैज्ञानिक ढांचा है वो देख सकता है, मीन्स कौन कौन से फील्ड में कर सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मीन्स कि जैसे इस समय अपन लोगों के बीच में जो चल रही है ये भी एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है, यानी सीखने और सिखाने के बीच का जो प्रोसेस है। तो इसके अंदर कौन सी प्रक्रिया है, कौन से शिक्षण के चर हैं, एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना, मनोवैज्ञानिक है, छात्र केंद्रित होनी चाहिए, इन सब बातों की बात होगी। ये तीनों जो बिंदु हैं, रीट की जिन स्टूडेंटों ने हाल ही में ही रिजल्ट आया है, अभी विज्ञप्ति भी आ गई, पदों का वर्गीकरण भी हो गया कल, है ना, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षक अधिगम करता, इनके लिए ये जो मनोविज्ञान का महत्व वगैरह है ये आप रीट वगैरह में पढ़ चुके हो। पहली यूनिट जो है इसमें आपके लिए नया जो है वो है विद्यालय प्रभावशीलता। ये जो है एक नया बिंदु है फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में आपकी फर्स्ट यूनिट के अंदर, है ना। सीधे से तरीके से बताऊं, फिर अपन डिटेल में पढ़ेंगे, आज थोड़ी केवल पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे कि भाई जैसे एग्जांपल आपके
गांव का कोई बच्चा है, आप खुद के परिवार में घर में बच्चा है, आप क्या कर रहे हो, एक स्कूल देखते हो कि मैं कौन सी स्कूल में इसका एडमिशन करवाऊं। तो क्या होगा कि अपन चर्चा करते हैं कि वो स्कूल है वो बहुत शानदार है। तो मीन्स कि मान लीजिए आप एचएम हो, प्राचार्य हो ना, तो आपके अंडर कोई स्कूल है मान लेते हैं, तो आपके बगल में कोई प्राइवेट स्कूल भी हो सकती है। तो आपके स्कूल में ही अभिभावक अपने स्टूडेंट्स को क्यों भेजें, तो उसके लिए आप अपने विद्यालय को एक अच्छा बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से नवाचारों का प्रयोग करते हो, वो इसके अंदर बात करेंगे। यानी भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, वो सब मिलकर क्या करते हैं कि विद्यालय को अच्छा विद्यालय बनाते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे अपन। जैसे 2 क्वेश्चन की मैं बताऊं कि फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से 2 क्वेश्चन जो अभी मुझे मौखिक याद हैं कि भाई विद्यालय को लघु, सरल और छोटा समाज किसने कहा, है ना, और भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं यानी विद्यालयों में बन रहा है, ये कौन से आयोग का मानना है, ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे। तो कहने का मतलब ये पहला जो यूनिट है इसमें इसको थोड़ा ठीक ढंग से पढ़ के जाना है ना। अपन करेंगे सभी पे चर्चा, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं पढ़ें, नहीं, इसको थोड़ा और समय दें, मतलब ठीक है। आगे चलते हैं अपन। सेकंड यूनिट जैसे ही अपन देखते हैं अधिगमकर्ता का विकास। अब देखो अधिगमकर्ता का विकास, यहां पर इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है ना। अधिगमकर्ता का विकास अपन जब पढ़ते हैं रीट में और सेकंड ग्रेड में, वहां पर तीनों अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। आपके फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसके अंदर किशोर अधिगमकर्ता यानी किशोरा अवस्था के अंदर जो बालक बालिकाओं में डेवलपमेंट्स होते हैं उनकी बात कर रहा है। जैसे कोग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, है ना, मोरल डेवलपमेंट, है ना, इनकी बात कर रहा है। यानी किशोरों के अंदर आपको ये 5 जो विकास दे रखे हैं इनके ऊपर विशेष वर्क करके जाना है। अब करना क्या है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है हाँ कि भाई फर्स्ट शैशवावस्था और बाल्यावस्था से भी क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। और यदि आप किशोरावस्था पढ़ते हो तो मेरा ये मानना है कि आपको शैशवावस्था और बाल्यावस्था भी पढ़ना चाहिए। जैसे वो सिंपल एग्जाम की मूवी को एंड में अपन देखते हैं तो उसकी कहानी समझ में नहीं आती है, वैसे बालक के पूरे विकास की कहानी यदि अपने को पढ़नी है तो अपने को शैशवावस्था और बाल्यावस्था को भी पढ़ के जाना चाहिए। और उससे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन विशेष किस पे वर्क करके जाना है, किशोरा अवस्था के ऊपर अपने को पूरी बात करनी है। मतलब जैसे वर्दी और विकास तो अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना, विकास के सिद्धांत हैं, है ना, वो भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन उसमें अपने को मेन वर्क करके जाना है किशोर अवस्था में इन विकास के ऊपर, ठीक है। अब अपन चलते हैं तीसरी यूनिट की ओर। तीसरी यूनिट के अंदर बात करें तो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसके अंदर सबसे बड़ी जो यूनिट साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से यदि मानी जाए तो कौन सी है, तीसरी यूनिट है। जैसे कि आपको ये नाम दिखाई दे रहा है अधिगम, ठीक है ना। तो अधिगम का पूरा जो टॉपिक है वो इसके अंदर आएगा। जैसे कि देखो इधर नाम दे रखे हैं व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और निर्मितवादी, ठीक है ना। ये तीनों प्रकार के अधिगम से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक हैं वो पूरे के पूरे आएंगे, है ना। जैसे एग्जांपल थार्नडाइक है, स्किनर है, वो व्यवहारवादी में आ जाएंगे, जिन प्याजी है वो संज्ञानवादी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों प्रकार के जो अधिगम के सिद्धांत हैं उसके ऊपर बात चलेगी, सभी मनोवैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिए वो। अब देखो क्या है कि जैसे रीट की कोई भी अपन एग्जाम देखें, सबसे ज्यादा जिन प्याजे को क्या करता है, प्राथमिकता देता है। तो नो डाउट जिन प्याजे को यहां पर भी प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि और मनोवैज्ञानिकों को प्राथमिकता नहीं मिलेगी। फर्स्ट ग्रेड के पुराने पेपर यदि आप उठा के देखेंगे तो किसी भी अधिगम के सिद्धांत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे भी हैं, है ना। अधिगम के सिद्धांत जैसे कि मैं बता रहा हूं पूरी बात है ना। इसी के अंदर क्या है, देखो दोबारा वही बात आ रही है, मैं दोबारा बताना चाह रहा हूं कि किशोर अवस्था को विशेष पढ़ के अपने को जाना है। किशोर अधिगमकर्ता की अधिगम विशेषताएं एवं शिक्षा में इनका निहितार्थ, है ना। तो पूरा इसके ऊपर वर्क करना है। आगे चलते हैं अपन।
चौथे यूनिट की अपन बात करें तो आपके सामने है दोबारा किशोर अधिगमकर्ता का प्रबंधन, यानी अपना सेल्फ मैनेजमेंट अपन कैसे रखें, बहुत जरूरी है ना। मानसिक स्वास्थ्य, शोध की बात करें चाहे दुनिया भर की बात करें, वैसे व्यवहारिक बात बताऊं, आजकल बहुत सारे लोग इससे क्या हैं, परेशान है ना। तो मेरा तो ये भी मानना है और सबको पता भी है, जो भी थोड़ा बहुत साइकोलॉजी मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं, कि ये केवल और केवल पाठ्यक्रम तक ही नहीं, इंसान की आम जिंदगी जो है, दैनिक जिंदगी, उसमें काम आने वाला सब्जेक्ट भी है ना। तो मानसिक स्वास्थ्य यानी खुद का मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रखें, मतलब यह सही है, सब कुछ सही है, बताने की जरूरत नहीं है ना। तो मानसिक स्वास्थ्य CW बियर्स जिसके बारे में बात करता है, वहां पर अपन चर्चा करेंगे, है ना। आगे समायोजन, समायोजन कुसमायोजन, यदि अपन कुसमायोजित हो गए तो अपन कैसे समायोजित हों। जैसे एग्जाम्पल, अभी होना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट के माइंड में द्वंद्व है। द्वंद्व है क्यों, कुसमायोजन का एक प्रकार है भाई, फर्स्ट ग्रेड भी आ गया, सेकंड ग्रेड भी आ गया, रीट भी आ गया। अब आप किस ढंग से अपने आप को मोटिवेट करते हो, यही तो साइकोलॉजी बताता है। ये क्या बोल रहा है कि आपको द्वंद्व नहीं पालना है, आपके लिए तो अवसर हो रहा है, आपको खुश होना है कि मुझे आने वाले समय में 3 वैकेंसियों में मौका मिलेगा। कौन सी एग्जाम को प्राथमिकता दें, किसकी तैयारी पहले करें, कौन सी क्या होगी, ये नेक्स्ट वीडियो में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे, जब अपन कल या परसों में रीट का जो सिलेबस है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन से एग्जाम की तैयारी पहले करें, कौन से की बाद में करें। लेकिन ये समायोजन ठीक है ना, तो वो अपने को द्वंद्व नहीं पालना है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने पास 3 वैकेंसियां हैं और जो आगामी 1 वर्ष में होंगी। कब क्या एग्जाम की संभावना है वो करेंगे अपन चर्चा, ठीक है। अगली बात देखो क्या है, संवेगात्मक बुद्धि, ये समायोजन हो गया, ये मानसिक स्वास्थ्य हो गया, है ना। संवेगात्मक बुद्धि, जैसे कि रीट की एग्जाम के अंदर होवर्ड गार्डनर को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, वैसे यहाँ पर क्या है, संवेगात्मक बुद्धि, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल बुद्धि से प्रश्न नहीं आएंगे, सामान्य जो बुद्धि है उससे भी प्रश्न आएंगे, पूछे गए भी हैं। गिलफोर्ड है, चाहे और कोई टर्मन है, चाहे बिने है, उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। गार्डनर का ही प्रश्न आ सकता है, थ्रस्टन का ही प्रश्न आ सकता है, लेकिन संवेगात्मक बुद्धि जो है इसके ऊपर डेफिनेटली प्रश्न आएगा। जॉन मेयर है, पीटर सेलोवी है, गोलमैन है, वो क्या कुछ बोलते हैं, हम अपने इमोशंस पे, भावनाओं पे कैसे कंट्रोल करें, है ना, दूसरों की भावनाओं को कैसे समझें, ये सब बातें अपन इसके अंदर करेंगे। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित कैसे करें अपन, है ना, ये सब बातें होंगी चौथी यूनिट में। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण, ये जो 2 यूनिट अब आपके सामने आ रही हैं, ये ना ही तो रीट के अंदर आपने पढ़ी थी और ना ही फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर पढ़ी थी। ये दोनों यूनिट केवल और केवल किसमें हैं, जिस सिलेबस की अपन चर्चा कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती, उसी के अंदर हैं। बीएड के अंदर आजकल 2 वर्ष की बीएड होने लगी। 8-10 साल पहले जो केवल 1 वर्ष का बीएड होता था, उसमें जिसमें मैंने बीएड किया उस समय क्या था, 1 वर्षीय बीएड था 2008-9 के अंदर। तो उसके अंदर चौथा पेपर होता था शैक्षिक तकनीकियों कक्षा कक्ष प्रबंधन, वहां से जो है ज्यादातर ये बातें उठाई गई हैं, है ना। ये दोनों यूनिट जो हैं, इनके ऊपर आपको अच्छा वर्क करके जाना है ना। 5 यूनिट क्या है, अनुदेशनात्मक विधियां, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, जो जैसे कि एग्जांपल इस समय अपन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ही चल रहा है, संप्रेषण ही चल रहा है। संप्रेषण कैसे हो सकता है, इसके कितने तत्व होते हैं, क्या बाधाएं आ सकती हैं, है ना, ये सब बातें अपन करेंगे इसके अंदर। शिक्षण की अवधि में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो अपन बात करते हैं उसका अपन कैसे प्रयोग करें, ये है ना, कितने प्रकार की होती है, उसके कुछ सामग्रियों के बारे में कुछ विशेषता भी पूछ लिया जाता है, ग्रामोफोन है, ETC जो भी है उसके बारे में। नेक्स्ट, शिक्षण प्रतिमान। अब देखो क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स के हिंदी वाले वर्ड है ना, वो भी क्या होता है, अजीब से लगते हैं, जो पहली बार फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम देंगे, जो ये सुन रहे हैं, है ना। तो शिक्षण प्रतिमान क्या है,
जो बीएड के दौरान मॉडल बनाते थे उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिमान बोलते हैं, है ना। तो उस वो अपने जैसे शिक्षण करवा रहे हैं अपन, उसमें उस मॉडल से कितने फायदे हो सकते हैं, कितना वो इफेक्टिव बना सकता है कक्षा को, उसके ऊपर बात करेंगे। अब देखो ये जो है ना, काफी प्रतिमान की बात करेंगे, लेकिन जैसे नाम जो दे रखे हैं इन पे ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। रिचर्ड सचमैन है ना, डेविड आशुबेल है, ये जिन जिन लोगों ने ये अपने प्रतिमान के बारे में बात की, इसके बारे में, है ना। तो ये 3-4 जो नाम सिलेबस में दे रखे हैं, इनको तो विस्तृत रूप से पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी अन्य भी अपन पढ़ेंगे, है ना। निर्मितवादी सिद्धांत, है ना, जैसे कि एक नाम सीधा ही आता, जेरोम एस ब्रूनर का, अपन जब अधिगम में पढ़ते हैं वहां भी बात करेंगे उसकी, है ना, कि वो क्या बोलता है कि बालक तो स्वभाव से निर्मितवादी होता है ना। तो 5वीं यूनिट को अपने को खूब ढंग से पढ़ना है। 6ठी यूनिट सूचना संप्रेषण तकनीकी शिक्षा शास्त्र समाकलन, है ना। देखो आईसीटी, है ना, इसके अंदर जैसे आईसीटी है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके लाभ क्या हैं, हानियां क्या हैं, है ना। तीनों प्रकार के उपागम, जिन स्टूडेंट्स ने कभी भी नॉर्मल या बेसिक या ज़्यादा कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त किया है वो जानते हैं हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, प्रणाली क्या है ना। कंप्यूटर से रिलेटेड जो हैं वो क्वेश्चन आएंगे। हार्डवेयर उपागम है वो शिक्षा में क्या करता है, सॉफ्टवेयर क्या करता है, इनके माध्यम से शिक्षण कैसे करवाया जा सकता है। आईसीटी जो है इसको, है ना, CAL कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, है ना। ऊपर वाला हो गया कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, है ना। इसके माध्यम से अपन अधिगम कैसे करवा सकते हैं, इसके अपन बात करेंगे। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, इसको कौन से कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। ये हुआ अपना किसका सिलेबस है, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस। मैंने बताया आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का जो है ये पूरा सिलेबस रहेगा। करना क्या है, अधिगम वाला जो यूनिट बताया उसको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। 5वीं और 6ठी यूनिट जो है उसको कुछ एक्स्ट्रा समय देना है और पहले में है ना। तो इस प्रकार अपन एक प्रभावी रणनीति के साथ ये चर्चा करेंगे। आगे के जो वीडियो होंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अपना रीट का सिलेबस क्या है, क्योंकि उसके अंदर पेडागोजी भी है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। एक बार दोबारा मैं रिपीट करूंगा अपने चैनल का नाम, जो कि मैंने बताया आपको, साइकोलॉजी बाई बढ़िया सर। इस प्लेटफॉर्म पर ये जो आज एक छोटे से वीडियो के माध्यम से अपन ने यात्रा स्टार्ट की है ये जारी रहेगी। पहले 3 वीडियो जो हैं वो दोबारा बता रहा हूँ कि अपने सिलेबस से रिलेटेड आएंगे, उसके बाद में टॉपिक से संबंधित आएंगे। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आता है, इस YouTube चैनल पे हमें क्या मिलेगा, तो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत सारी पाठ्य सामग्री मिलेगी इसके ऊपर। आपको इसके ऊपर पुरानी जो एग्ज़ाम्स हुई हैं अब तक, विगत शिक्षक भर्तियाँ जो हैं उनके अंदर आए हुए जो प्रश्न हैं, उनमें पूछे हुए जो प्रश्न हैं उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। प्रिंटेड नोट्स वगैरह हैं वो भी अपन बात करेंगे, है ना, वो भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।